जय हिंद मेरे प्यारे सभी भाइयों, स्वागत है आपका सोनाज क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज से हम राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉलिटी को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना बेहद आवश्यक है कि राज्य व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ, यह किस प्रकार एक विषय के रूप में उत्पन्न हुआ और इसके अंतर्गत हम किन किन विषयों का अध्ययन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें सबसे पहले कोई भी विषय को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी उत्पत्ति को समझना बेहद आवश्यक है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो किसी भी विषय की उत्पत्ति, चाहे वो इतिहास हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे भूगोल हो, कोई भी विषय हो, उसकी उत्पत्ति आपकी दर्शन से होती है। दर्शन अर्थात फिलॉसफी से होती है और फिलॉसफी को सरल भाषा में सोच कहते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति के मन में जब किसी विषय को समझने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो वह उसके बारे में जानने की कोशिश करता है और उस पर रिसर्च करने की कोशिश करता है। और जब इस रिसर्च को, उस सोच को प्रूफ मिल जाता है, क्या मिल जाता है? प्रूफ मिल जाता है, तो वह विज्ञान बन जाता है। जब सोच को प्रूफ मिल जाता है, सबूत मिल जाता है, तो वह विज्ञान बन जाता है। इस प्रकार जो आपकी राज्य व्यवस्था है, इसका जो उद्भव है वह राजनीतिक दर्शन से हुआ है। जो राज्य व्यवस्था है, इसका उद्भव जो है राजनीतिक दर्शन से हुआ है। और इस राजनीतिक दर्शन को जब सबूत मिल गया, प्रूफ मिल गया, तो यह राजनीति विज्ञान बन गया। क्या बन गया? राजनीति विज्ञान बन गया। और राजनीति विज्ञान से ही राज्य व्यवस्था का उद्भव हुआ। राजनीति विज्ञान से किसका उद्भव हुआ? राज्य व्यवस्था का उद्भव हुआ। तो सबसे पहले राज्य व्यवस्था का उद्भव राजनीतिक दर्शन से हुआ। राजनीतिक दर्शन को जब सबूत मिल गया तो वह राजनीति विज्ञान बना और राजनीति विज्ञान से ही राज्य व्यवस्था शब्द निकल के आया। अब अपन देखते हैं राजनीतिक दर्शन की शुरुआत कहाँ से हुई और किस प्रकार और किन किन लोगों ने इसमें योगदान दिया। तो देखते हैं अपन राजनीतिक दर्शन की शुरुआत। राजनीतिक दर्शन की शुरुआत जो है वह ग्रीक या यूनान से मानी जाती है। ग्रीक अर्थात जो आपका वर्तमान रोम है, वहाँ से राजनीतिक दर्शन की शुरुआत मानी जाती है। और यहाँ पर एक प्रमुख दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम था सुकरात। सुकरात जो है यह यूनान के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिनके द्वारा कभी भी कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा गया। तो सुकरात एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे या दार्शनिक थे जिनके द्वारा कभी भी कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया। सुकरात जो थे, इन्होंने सर्वप्रथम राजा की व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी। जो सुकरात थे, इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि एक राजा को किस प्रकार शासन करना चाहिए, राजा के शासन का आधार क्या होता है और प्रजा को किस प्रकार से उसे सुखी और संतुष्ट रखना है। यह सब बातें सुकरात ने कही, लेकिन उन्होंने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा। अगर आपके सामने किसी भी परीक्षा में अगर कि निम्नलिखित में से किसने यह ग्रंथ की रचना की है और उसमें सुकरात ऑप्शन आए, तो आपका एक ऑप्शन तो उसमें हट जाएगा, क्योंकि सुकरात जो है इन्होंने कभी भी किसी ग्रंथ की रचना नहीं की। अब सुकरात के एक शिष्य हुए प्लेटो। इन प्लेटो जो थे, इन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था रिपब्लिक। और इस पुस्तक में भी इन्होंने राजा की व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी। और प्लेटो के द्वारा ही एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की गई जिसका नाम था द अकेडमी। ठीक है, तो द अकेडमी नामक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना भी प्लेटो के द्वारा की गई। तो इस संस्थान में आपको राज्य व्यवस्था के बारे में शिक्षा प्रदान किया जाता था। अब जो आपके प्लेटो हैं, प्लेटो के एक शिष्य हुए अरस्तु, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
प्लेटो के शिष्य कौन हुए? अरस्तु। और अरस्तु के द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई जिसका नाम था पॉलिटिक्स। क्या नाम था? पॉलिटिक्स। तो अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था पॉलिटिक्स, और इसी पुस्तक की रचना के कारण जो अरस्तु हैं इन्हें राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। तो पहला प्रश्न बनेगा कि राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर बनेगा आपका अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए प्राचीन इतिहास की, तो इसमें एक मौर्य वंश में एक महान व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम था कौटिल्य, या इन्हीं को अपन बोलते हैं चाणक्य या विष्णुगुप्त। इनके द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, और इसमें इन्होंने राजनीति के बारे में प्रमुख चीज़ों का विवरण किया था, इसलिए इनको हम राज व्यवस्था का जनक भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जो अरस्तु थे इनका शिष्य हुआ सिकंदर महान, जिसको अपन बोलते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट। इसी जो सिकंदर महान है, इसी ने अपने गुरु जो अरस्तु हैं उनकी पुस्तक पॉलिटिक्स का अनुसरण करके उसे अपने राज्य का आधार बनाया, और अपने शासन करने की जो प्रक्रिया है उसने इसी पुस्तक में लिखी हुई बातों के आधार पर की। इसीलिए वह विश्व विजेता बन पाया, क्योंकि उसकी जो अरस्तु की जो पुस्तक थी उसमें जो बातें लिखी थी इसने उसका अनुसरण किया और उसी के अनुसार अपने राज्य का शासन किया, इसलिए यह विश्व का विश्व विजेता बन पाया सिकंदर महान। तो यह किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। अब बात की जाए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय राज व्यवस्था। अब भारतीय राज व्यवस्था में भारतीय शब्द का अर्थ तो आपको अच्छे से ज्ञात होगा कि भारतीय अर्थात भारत, लेकिन राज व्यवस्था शब्द क्या है? लेकिन राज व्यवस्था शब्द क्या है इसको समझना बेहद आवश्यक है। राज व्यवस्था, यह जो शब्द है राज व्यवस्था, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। राज्य अर्थात स्टेट प्लस व्यवस्था अर्थात सिस्टम। अब हम दोनों शब्दों को काफ़ी डिटेल से पढ़ते हैं कि राज्य का अर्थ क्या होता है और व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। चूँकि राज्य की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं निकल पा रही थी और आज तक राज्य की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं निकल पाई है, फिर भी कुछ लोगों ने राज्य की परिभाषा देने का प्रयास किया, और इसी प्रयास में सर्वप्रथम 1933 में 1933 में मॉन्टेविडियो कन्वेंशन अर्थात मॉन्टेविडियो प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है, जिसमें राज्य की परिभाषा दी जाती है। अब देखो, जो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन है इसका आयोजन हुआ उरुग्वे में। उरुग्वे जिसकी राजधानी मॉन्टेविडियो है, यहाँ पर इसका जो है एक प्रोग्राम किया गया जिसमें सर्वप्रथम राज्य की परिभाषा दी गई, और जो राज्य की जो परिभाषा दी गई थी वह 4 तत्वों के आधार पर दी गई। तो वो 4 तत्व जो हैं हम उनके बारे में देखते हैं। तो पहला तत्व जो होगा वो होगा आपका भूभाग अर्थात एरिया। अगर किसी भी देश का एक स्पष्ट भूभाग है तो वह देश राज्य की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे भारत, तो भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत के पास एक अच्छा खासा भूभाग है। दूसरा प्रमुख तत्व रहेगा आपका जनसंख्या, पॉपुलेशन, अर्थात उस देश में जनसंख्या होनी चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है, तो भारत के पास एक अच्छी खासी जनसंख्या भी है। तीसरा सरकार, उसके पास एक सरकार होनी चाहिए। तो इंडिया के पास गवर्नमेंट है, आपको पता है भारत के पास एक अपनी खुद की सरकार है वर्तमान में, जो कि मोदी सरकार है। और चौथा है संप्रभुता, जिसको अपन बोलते हैं सॉवरेनिटी। अब इस संप्रभुता क्या है, तो इसको हम काफ़ी अच्छे से समझते हैं। संप्रभुता का अर्थ होता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता। क्या होता है? निर्णय लेने की स्वतंत्रता। अर्थात जब भी कोई देश अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होता है
तो वह संप्रभु देश कहलाता है। और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की स्वतंत्रता होने के कारण उन देशों की उसे संप्रभुता कहा जाता है। जैसे अभी हाल ही में जो मोदी सरकार ने धारा 370 हटाई थी कश्मीर से, उसका जो मुद्दा है वह भारत का एक आंतरिक मुद्दा है। तो इस आंतरिक मुद्दे में भारत को स्वयं निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त है, इसलिए भारत क्या है, एक संप्रभु देश है। इसमें किसी भी देश का हस्तक्षेप नहीं होगा और इस पूरे के पूरे मुद्दे पर भारत अपने आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो सकता है। तो संप्रभुता क्या होती है कि कोई भी देश अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होता है तो वह संप्रभु देश कहलाता है। और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की स्वतंत्रता ही क्या कहलाती है, संप्रभुता कहलाती है। जो संप्रभुता है यह राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। क्या है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अब आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि 1947 के पहले क्या भारत एक राज्य था, अर्थात जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था 1947 में, तब उसके पहले क्या भारत एक राज्य था, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलते हैं हम, दूसरा जो हमारा शब्द था वो था व्यवस्था अर्थात सिस्टम। अब इसको समझते हैं। व्यवस्था जो है इसके अंतर्गत मौलिक नियम आते हैं और मौलिक नियमों के समूह को संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स। इसको अपन समझते हैं कि आखिर मौलिक नियम क्या होते हैं। अब आपके सामने एक शब्द आया मौलिक नियम, इसका अर्थ समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, मौलिक नियम जो हैं वह ऐसे नियम होते हैं जिनके आधार पर अन्य नियमों को बनाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं जैसे हमारा कोई एक मौलिक नियम है, जैसे आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 हमें जीने की स्वतंत्रता उपलब्ध कराता है। क्या उपलब्ध कराता है, जीने की स्वतंत्रता या जीवन जीने की स्वतंत्रता हमें उपलब्ध कराता है। इसके ये आपका हो गया एक मौलिक नियम। अब इस आर्टिकल 21 के अंतर्गत हमें कोई भी सब आर्टिकल्स बना सकते हैं, सब अनुच्छेद बना सकते हैं, उप अनुच्छेद बना सकते हैं। जैसे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अगर कोई अधिनियम पेश किया गया, कोई एक्ट पेश किया गया, तो उसके आधार पर एक नियम बना दिया गया, तो वह क्या हो जाएगा, आपका एक उप नियम हो जाएगा, एक उप अनुच्छेद हो जाएगा। तो मौलिक नियमों के आधार पर जो अन्य नियम बनाए जाते हैं उन्हें अपन मौलिक नियम कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया मौलिक नियम। अब संविधान की परिभाषा की बात करें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको आपके खून में दौड़ना चाहिए, पूरी तरह से आपको इसको याद होना चाहिए, अच्छे से ये परिभाषा आपके दिल और दिमाग में बस जानी चाहिए कि संविधान की परिभाषा क्या होती है। तो अपन देखते हैं संविधान की परिभाषा। किसी राज्य की व्यवस्था के संचालन के लिए बनाए गए मूलभूत कानूनों या समूह को संविधान कहते हैं। देखिए, कोई भी एक राज्य है, जैसे मान लो अपना एक भारत देश है, तो उस राज्य की या भारत देश की व्यवस्था के संचालन के लिए हमारे द्वारा जो मूलभूत कानून या जो मूलभूत नियम का जो समूह बनाया जाता है उसको अपन संविधान कहते हैं, जैसा कि आपको ज्ञात होगा। अब बात की जाए विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है वह भारत देश का है। और जो आपका मूल संविधान था इसमें 395 आर्टिकल हुआ करते थे। कितने आर्टिकल्स हुआ करते थे, 395 आर्टिकल्स अनुच्छेद हुआ करते थे। तो यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और किस देश का संविधान सबसे छोटा है, तो उसका सही उत्तर बनेगा आपका यूएसए। यूएसए का जो संविधान है यह सबसे छोटा है क्योंकि इसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। अब हम कल देखेंगे कि संविधान कितने प्रकार का होता है और संविधान का ऐतिहासिक क्रम किस प्रकार रहा, किस प्रकार संविधान का विकास हुआ, किस प्रकार जो आपका ऐतिहासिक संविधान है, इतिहास में संविधान को बनाने की प्रेरणा किस प्रकार मिली और कौन कौन से नियम जो हम वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं वो पुराने ऐतिहासिक संविधान से लिए गए हैं। तो आज का ये संविधान का इंट्रोडक्शन यहीं पर समाप्त होता है। कल से हम इसके आगे देखेंगे और इसके बाद हम संविधान को कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे, जैसे क्योंकि संविधान जो है
आपके दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। आज आप सांस लेते हैं, कहीं भी घूमते फिरते हैं, कहीं भी आप घर ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी के खिलाफ आप बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सब की सब स्वतंत्रताएं, सबके सब अधिकार जो हैं आपको संविधान के द्वारा ही उपलब्ध कराए गए हैं। आपको कौन सा धर्म मानना है, किस धर्म में आपको ग्रहण करना है, कौन सी धर्म की आप बात कर सकते हो, इन सब चीज़ों का जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो आपको संविधान से ही प्राप्त होते हैं। तो इन सबको हम काफ़ी डिटेल से, काफ़ी डिस्क्रिप्शन से और काफ़ी अधिक विवरण से पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार हमारी क्लास को रेगुलर ज्वाइन करते रहें और कोई भी एक भी दिन मिस ना करें। हम रोज़ लगभग 7 बजे हम अपनी क्लास को अपलोड करेंगे, रोज़ 7 बजे। तो रोज़ शाम को 7 बजे जो है हम अपनी क्लास को अपलोड करेंगे। तो आप लोग तैयार रहें और 7 बजे सभी लोग उपस्थित हो जाएं। और किसी दिन आगे पीछे हो जाता है तो उसके लिए क्षमा करना। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के संदेश आपको समय पर मिल जाया करें। धन्यवाद।